Hello everyone, नमस्कार. In today's video we'll talk about Mains 2025 and General Studies के चारों पेपर्स के बारे में हम बात करेंगे. The idea will be that we want to discuss कि भाई ट्रेंड्स क्या है, कौन से सेक्शंस किस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. We'll also talk about difficulty in each of the papers, GS 1, 2, 3, 4 individually and together overall. We will look at difficulty का कारण क्या बन रहा है, किस कारण से मतलब लोग नहीं स्कोर कर पाते हैं या इशू आता है in their mains preparation. So all of these things we'll discuss in today's video with exact questions from mains. हम देखेंगे इस साल के मेंस के questions to understand कि अच्छा इस कारण से क्या इशू होता है, नहीं होता है. Right. So let's get started with trends first of all. GS1 की अगर बात करें तो यहाँ पे मेजर ऐसा सब्जेक्ट वाइज देयर इज नॉट मच ऑफ अ स्प्लिट. ऑल थ्री सब्जेक्ट्स का ऑलमोस्ट इवन सा स्प्लिट रहता है. ब्लू इज हिस्ट्री, रेड इज सोसाइटी, येलो इज ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी के 100 मार्क्स एंड बाकी दोनों सब्जेक्ट्स के आपके 75 मार्क्स ईच. इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन GS1 में नहीं होता है. कभी एक सब्जेक्ट ज़्यादा नीचे ऊपर नीचे, बट नॉट टू मच. GS2 में और कम वेरिएशन होता है इसमें. मीनिंग यहाँ पे आपका जो गवर्नेंस है दिस इज 50 मार्क्स. आपका IR है एवरी ईयर ऑलमोस्ट 50 मार्क्स, 75 फॉर सोशल जस्टिस एंड 75 फॉर पॉलिटी. GS2 में और भी ज़्यादा कम होता है. GS3 में हमारा जो वेरिएशन है वो बहुत ही मतलब वाइल्ड रह जाता है कभी कभार. वाइल्ड क्यों? लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस ओवर हियर इज डिजास्टर मैनेजमेंट. 2025 में डिजास्टर मैनेजमेंट वॉज मिसिंग. देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट इन दिस ईयर. राइट. एनवायरमेंट जो कि जनरली आपका 40 to 45 मार्क्स भी छोड़ो, एवरेज अगर आप लगाओ तो रफली 40 मार्क्स के आसपास आपका इसका चल रहा है. इस बार एनवायरमेंट इज 65 मार्क्स. तो GS3 में वेरिएशन इस तरीके का हमको ज़्यादा देखने का मिलता है. बट इस पे भी कोर आइडिया है कि भाई बेसिक्स आप सॉर्ट करके जाओ. अब उसके बाद एक क्वेश्चन ज़्यादा इधर उधर आ जाता है, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है. GS4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देयर इज अ इवन स्प्लिट. 130 मार्क्स फॉर थ्योरी एंड 120 मार्क्स फॉर योर केसेस. इनमें नो वेरिएशन. रेयरली इज देयर इशू ओवर हियर. बट GS4 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आती है ऑफ टाइम. क्यों? क्योंकि ये जो 10 मार्कर्स हैं दीज आर 13 10 मार्कर्स. 13 into 7 मिनट्स भी अगर मैं बात करूं तो दिस इज 91 मिनट्स. तो हाफ द पेपर इज दिस एंड रफली हाफ द पेपर इज दिस. बट दिस जनरली टेक्स मी अ लॉट मोर टाइम बिकॉज द केस स्टडीज आर एक एक पूरे पेज की आपकी केस स्टडी होती है. तो ओवरऑल अगर पेपर्स का स्प्लिट हम देखें तो इस तरीके से कुछ था. Now let's talk a little bit about the difficulty. तो GS1 की अगर मैं बात करूं तो this was hard. This was harder than usual. Why? Because आपके जो difficult questions थे, almost half the paper was made up of difficult questions. Society में specifically आपके questions काफ़ी ज़्यादा hard थे. We will look at some of those questions. Geography में भी आपके कुछ hard questions थे. आपके history में भी एक दो hard questions थे. तो मतलब तीनों सेक्शंस में आपके हार्ड क्वेश्चंस थे. और जब हार्ड क्वेश्चंस मतलब बैक टू बैक आपके आने लग जाते हैं तो देन इट्स डिफिकल्ट टू बिल्ड मोमेंटम. एंड मोमेंटम अगर आप मेंस में नहीं बिल्ड कर पा रहे हो तो देन इट इज एन इशू. GS1 हार्डर देन यूजुअल. यूजुअली इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ नहीं आते हैं. GS2 की अगर हम बात करें तो दिस वॉज बिजनेस एज यूजुअल. BAU. बिजनेस एज यूजुअल का मतलब कि भाई हर साल इसी डिफिकल्टी के आसपास के पेपर आते हैं. ऐसा नहीं है कि दिस वॉज स्टैंड आउट. इसमें अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी आई कैन से वॉज रिलेटिवली डायरेक्ट. राइट. कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे सरप्राइजेस नहीं थे, कोई ज़्यादा इशू नहीं थे. गवर्नेंस एंड जो हमारा सोशल जस्टिस के क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है. बट पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस में देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन अफ्रीका व्हिच माइट हैव टेकन सम टाइम. बट अदरवाइज मच मोर डूएबल देन दैट पेपर. राइट. तो मे बी ऐसा सवेरे सवेरे उन्होंने फटका मार के दोपहर में थोड़ा रिलैक्स दे दिया. तो GS3 अगेन ईजियर देन नॉर्मल. तो GS3 वॉज ईजियर देन नॉर्मल. यूजुअली क्या होता है कि GS3 इज दैट पेपर जहां पे सबको प्रॉब्लम होती है. वाई? बिकॉज GS3 हैज सो मेनी सब्जेक्ट्स. GS3 का अभी जैसे हमने देखा भी था तो ये ग्राफ में आपके इकोनॉमी है. यू हैव इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सारे सब्जेक्ट इस पेपर में हैं. तो नेचुरली इस पेपर की तैयारी जो होती है थोड़ी हैपहैज़र्ड सी रहती है. उस कारण से GS3 इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफर सब्जेक्ट्स बिकॉज यू हैव टू कॉन्स्टेंटली स्विच योर थिंकिंग. बट दिस टाइम अराउंड सीधे सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं. मतलब जो सिलेबस का पॉइंट है सीधा सीधा उन्होंने पॉइंट उठा के दे दिया कि हाँ जी मतलब बताओ ये क्या है. एंड
आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस पेपर. तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि व्हेन इट इज ईजियर देन नॉर्मल व्हेन डायरेक्ट क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो होता क्या है कि सब लोग वही आंसर लिखने वाले हैं. तो अब यहाँ पे जो बंदा एग्जाम्पल्स बेटर देगा या जो सब्सटैंशिएट अपने पॉइंट्स को बेटर करेगा, तो दे विल स्कोर वेल. स्कोरिंग पेपर पोटेंशियली दिस टाइम अराउंड GS3, बट द स्कोर विल डिपेंड ऑन कि आपके एग्जाम्पल्स कैसे हैं, क्योंकि जेनेरिक आंसर्स इसमें सब लिख देंगे इस बार, राइट. GS4 की अगर दोबारा बात करें तो बिजनेस एज यूजुअल, आई वुड से बिजनेस एज यूजुअल. क्यों? क्योंकि लेंदी पेपर एज ऑलवेज, पूरे पेज की आपकी केस स्टडी है. तो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई 6 केस स्टडीज यूल बी एबल टू डू लेट्स से इन 90 मिनट्स, मतलब 15 मिनट में एक केस स्टडी कर रहे हो, तो मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम स्ट्रेच हो जाता है. एंड इवन दो केसेस इतने डिफिकल्ट नहीं थे, मतलब रेगुलर जो हमारे केसेस होते हैं हर साल के, वैसे से ही केसेस थे, नथिंग स्टैंड आउट, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. बट टाइम रिक्वायरमेंट के कारण फिर दूसरे सेक्शन में जब हम आते हैं तो इट्स अ स्ट्रेच. तो GS1 harder than normal, 3 easier than normal, 2 and 4 pretty much the same as always. This is one of the core reasons why इन सारे papers को ना एक साथ आप consider करो तो then it is easier for you to have an overview of your mains preparation, क्योंकि हर साल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इनका रहता है. एंड एक एक पेपर में मैं अगर ज़्यादा घुसूँ कि नहीं मैं वन में ऐसा था वैसा था, ये करेंगे वो करेंगे, तो इट माइट जस्ट बी कि भाई उस साल पेपर ही हार्ड आ गया, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे. तो GS की तैयारी भी मैं जब देख रहा हूँ, आई शुड लुक एट माई स्कोर इन टर्म्स ऑफ कि भाई चारों पेपर में मिला के मेरा कितना आया. बिकॉज एक और यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल GS4 में समटाइम्स पीपल स्कोर एज मच एज 140 मार्क्स एंड इन अदर ईयर्स दे विल स्कोर मतलब 110, कि भाई जो GS4 का टॉपर है उसके 110 आए हैं. तो ऐसा है क्या कि भाई जिस साल 110 आए हैं वो टॉपर इतना ही बेकार था कि उसके नहीं आए उतने मार्क्स? यूजुअली दैट इज नॉट द केस. यूजुअली द केस इन्वॉल्व्स अ लिटिल बिट ऑफ कि भाई नॉर्मलाइजेशन आपकी होती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में लोग मेंस देते हैं, तो थोड़ा नॉर्मलाइजेशन एंड कैलिब्रेशन ऑफ मार्क्स थोड़ा वहाँ चलता है. नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर देखें हम, तो दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि देयर वर अ लॉट ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस, माने कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन कि भाई GS1 में GS1 का ही क्वेश्चन आएगा, 2 में 2 का ही आएगा. एंड अगर UPSC क्वेश्चंस में डिस्टिंक्शन नहीं कर रहा है तो आपको आंसर्स में नहीं करनी चाहिए. यू कैन यूज योर एग्जांपल्स फ्रॉम GS3 इन एथिक्स इफ यू, मतलब रेलेवेंस अगर है तो यूज करो. एंड दिस इज समथिंग दैट वी ऑल्सो रिकमेंड अ लॉट ऑफ द टाइम. जैसे मतलब मेंस एक्सेल का जो हमारा कोर्स था, वहाँ पे जो फैक्ट शीट्स वगैरह हमने दी थी, उनमें यही किया था हमने कि हमने फैक्ट्स को एक जनरल प्रिंसिपल से ऑर्गेनाइज कर दिया था कि भाई SDG के अकॉर्डिंग हमने ढेर सारे फैक्ट्स दे दिया आपको, क्योंकि अब वो SDG मैं 1 में भी यूज़ करूंगा, मैं 2 में भी यूज़ करूंगा, मैं 3 में भी करूंगा, 4 में भी करूंगा, कहीं पे भी करो. मेरे को अगर SDG से रिलेटेड फैक्ट्स पता है, आई कैन यूज देम वेरेवर लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन ऑन पॉवर्टी और हंगर और विमेन एम्पावरमेंट, राइट. तो लाइक लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन. The ethos of civil services in India stands for the combination of professionalism and nationalistic consciousness. Elucidate. Seems like a very, जनरल स्टडीज 4 क्वेश्चन, एथिक्स के पेपर का टाइप क्वेश्चन है, बट दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम GS1, राइट. एंड ये क्वेश्चन को आप देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट बट प्रोडक्ट ऑफ सिविल एजुकेशन एंड अडेयरेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ. सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट, हाईलाइटिंग द रोल इन प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. Seems like a very GS2 type question, but again, this is from GS4. तो क्रॉस इस तरीके के क्वेश्चंस ढेर सारे हमारे आए हैं इस बार, which means कि it is much more important that I learn to think on my feet. रट के मैं जाऊंगा तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं. मैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस अगर मुझे समझ आ गई हैं, मुझे चीज़ों की समझ है, तो I can write well. बट इफ आई डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आई एम थिंकिंग कि आई विल मग थिंग्स अप एंड कोई मेरे को प्रिपेयर्ड मटेरियल दे दे तो मैं रट के चला जाऊं, दैट इज नॉट हाउ यू विल बी एबल टू क्लियर मेंस गोइंग फॉरवर्ड. तो प्रिपेयर्ड इंट्रोज, प्रिपेयर्ड कंक्लूजन्स वाला जो सारा आइडिया है, दैट विल गो डाउन द ड्रेन. रादर यू नीड टू बी एबल टू थिंक एंड आपकी राइटिंग स्किल्स पे आपको काम करना है. इन 2 चीज़ों पे अगर आप काम कर रहे हो, सो देन लाइफ बिकम्स ईजियर. नाउ थिंकिंग में मेजर अपना पॉइंट क्या है? क्रॉस कनेक्शन. थिंकिंग में क्या है कि भाई बेसिक्स मुझे आते हैं, बेसिक्स में मुझे डाउट नहीं आ रहा है. तो ये कोर चीज़ें अगर मैं करके जा रहा हूँ, आई विल बी डूइंग मच बेटर देन
कि अगर मैं रट के गया हूँ कि अच्छा नहीं मैं इसमें यही फ्रेमवर्क लगाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट जो पूछे जा रहे हैं अब, दैट मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू लाइक अप्लाई वन स्पेसिफिक कि भाई यही फ्रेमवर्क चिपका दिया मैंने सारे के। एक दो तीन क्वेश्चंस में वो यूज हो जाएगा डेफिनेटली, बट इन 20 क्वेश्चंस यू विल टायर योरसेल्फ आउट, राइट। तो मेंस हैज बिकम मोर ऑफ अ विजडम टेस्ट नाउ, माने कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी किस तरीके से इवॉल्व कर रही है, हाउ आर यू एबल टू लिंक वन टॉपिक टू द अदर, दैट इज समथिंग दैट इज बीइंग टेस्टेड। एंड विजडम यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, बिकॉज देयर इज अ वेरी सिंपल आइडिया। बहुत बार हमें लगता है कि जो मतलब समथिंग दैट आई मग्ड अप, जो कंटेंट मैंने मग अप किया है, that is the only thing that I can reproduce in the exam. No, you are also living life, right? There were a couple of questions jo I think there was a question in ethics ka paper where it was like ki it is not just the laws but the morality of the people that makes sense. The joke that we were having as we were discussing that paper was कि भाई अगर कोई कैंडिडेट अपने घर से एग्जाम हॉल तक ही बस दुनिया को ऑब्जर्व करता हुआ जाता तो उसको प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं वहाँ पे कि भाई रूल ऑफ लॉ इज नथिंग विदाउट मोरालिटी ऑफ द पीपल, राइट। कि ट्रैफिक पे लोग सिग्नल तोड़ रहे हैं, कोई इधर से उधर कूद जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्यों? क्योंकि मोरालिटी वाली चीज़ नहीं है। तो दैट्स द आइडिया कि विजडम टेस्ट यहाँ पे क्यों है, सिर्फ कंटेंट मगअप नहीं कर रहा है, मेरी जिंदगी के जो एक्सपीरियंसेस है, जो मैंने देखा है, सोचा है, समझा है, दोज आर ऑल्सो थिंग्स दैट यू कैन अप्लाई ओवर हियर। बट फॉर दैट यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड, यू कांट बी कंस्ट्रिक्टेड एंड रिस्ट्रिक्टेड कि नहीं मुझे बस ये फ्रेमवर्क चिपकाना है। सो दैट्स द आइडिया। तो इंटरकनेक्शंस, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैव बीन लिंक्ड टुगेदर, और उसमें होता क्या है कि भाई जब मैं इस तरीके का अपना आंसर शीट में लिखने की कोशिश करता हूँ ना, तो मैं डंप करने लग जाता हूँ मेरे रिलेटेड पॉइंट्स कि भाई अच्छा मेरे को ये कॉन्सेप्ट आता है, मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है, मैं इसके बारे में 5 पॉइंट लिख दूंगा, इसके बारे में 5 पॉइंट, बट देर आस्किंग कि भाई हाउ आर दीज टू रिलेटेड एंड इम्पैक्टिंग अ थर्ड वन। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स, राइट। So a very very good example over here. How does smart city in India address the issues of urban poverty and distributive justice? So you will have some points about smart city, you will have some points about urban poverty, some points about distributive justice. But आपको बताना है smart city इसको कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब रटी हुई चीज़ें नहीं काम आती ज़्यादा, यहाँ पे it is much more easier if you can think with an open mind. पेपर में बैठ के अगेन टाइम प्रेशर भी है, सारी चीज़ें हैं, तो दिस प्रैक्टिस्ड स्पॉन्टेनिटी जिसको आप बोल सकते हो इज समथिंग विच इज बीइंग कॉल्ड विजडम। दैट इज व्हाट यू वांट फॉर मेंस, राइट। तो अनदर क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन पे मुझे पता है, रिजल्ट्स ओनली एन अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, जस्टिफाई योर आंसर। अब उधर बैठ के हाँ मुझे पता है कि भाई ग्लोबलाइजेशन डज रिजल्ट इन कंज्यूमर कल्चर, बट लाइक व्हाट एल्स, और क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ। और यहाँ पर फिर एग्जाम्पल ढूंढने में उस मोमेंट में अगर आप ओपन थिंकिंग नहीं रख रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे फ्रेमवर्क आपको नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें काम नहीं करेंगी। सोसाइटी के इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए जहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आर इंटरलिंक्ड टुगेदर एंड देन यू आर बीइंग आस्क्ड कि हाउ इज दिस इम्पैक्टिंग दिस। सिमिलरली हिस्ट्री में अगर देखें तो डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको मैं बोलूँगा, क्योंकि चंडेला आर्ट फॉर्म अगर आपने डायरेक्ट नहीं देखा है तो देखो जेनेरिक पॉइंट्स तो मैं लिख ही सकता हूँ, यहाँ पे 2-3-4 नंबर मिल जाएंगे मुझे अगर मैंने ठीक ठाक जेनेरिक पॉइंट्स लिखे, बट specifics if I write, that is when I will be scoring marks. Similarly, ज्योतिबा फूले के जेनेरिक पॉइंट्स मुझे पता हैं, बट उनकी राइटिंग्स एंड उनके सारे एफर्ट्स अगर मैं स्पेसिफिकली इसमें लिख सकता हूँ, नेचुरली आई स्कोर मोर। तो इस कारण से आई थिंक GS1 वॉज अ लॉट मोर डिफिकल्ट दिस ईयर, क्योंकि बहुत सारा सोसाइटी में बहुत इंटरकनेक्शंस आप पे फेंक दिए गए, हिस्ट्री में स्पेसिफिक आपसे पूछ दिए गए हैं, एंड ज्योग्राफी की अगर बात करें तो दिस वॉज द ओनली स्लाइटली ईजियर पार्ट इन GS1। ईजियर पार्ट क्यों? मतलब स्ट्रेट क्वेश्चंस है, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन, राइट। व्हाट आर सुनामीज, हाउ एंड वेयर आर दे फॉर्म्ड, व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेस। तो मतलब बेस्ट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन मेंस, एंड ज्योग्राफी में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट ज्योग्राफी में फिर इस बार ऐसे भी क्वेश्चंस आए कि भाई डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द गंगा रिवर बेसिन with a special reference to land, soil and water resources. अब इधर प्रॉब्लम क्या है कि like we found a very very good idea कि भाई इसको अगर इस तरीके से आप देखते हो आंसर को तो becomes very easy to write, but अगर मैं ऐसे नहीं देख रहा हूँ, हम कैसे देखना है कि भाई this is the Ganga river basin, you go from west to east,
राइट। यहाँ पे क्या है हमें, माउंटेनस सॉइल, राइट, अलूवियल सॉइल, यहाँ पे क्या है, बैडलैंड्स, चंबल रवीन्स, राइट, मोर अलूवियल सॉइल एंड ये आपका डेल्टा रीजन हो गया। वाटर रिसोर्सेज यहाँ पे कम रहेंगी, यहाँ पे थोड़ी कम रहेंगी, यहाँ बीच में थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा और ज़्यादा रहेंगी मानसून के लिए, मानसून को लेके भी, एंड रिवर का वाटर कैरिंग कैपेसिटी के भी। तो इस तरीके से अगर मैं जाता हूँ ना, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी माई इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि भाई यहाँ पे लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है और यहाँ पे मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो इफ आई गो विद लाइक दैट सॉर्ट ऑफ अ स्पेशियल अप्रोच, दिस आंसर बिकम्स वेरी इजी। बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मतलब मैं रटे रटा अपने फ्रेमवर्क लेके चल रहा हूँ कि भाई मेरे को लैंड का बना देना है, सॉइल का बना देना है, वाटर का बना देना है, तो भाई लैंड और सॉइल में डिफरेंस क्या है, राइट? क्योंकि पर से तो लैंड इज रिलेटेड टू सॉइल, सॉइल इज रिलेटेड टू लैंड। बट अगर एरियल तरीके से आप देखोगे तो हाँ, देयर इज अ डिफरेंस इन द सॉइल ओवर हियर, देयर इज अ डिफरेंस इन द सॉइल ओवर हियर। डेंसिटी को भी उसी तरीके से आप लेके जा सकते हो। तो दैट्स द आइडिया कि ये चीज़ें अगर उस मोमेंट पे आपको समझ आती हैं, चमकती है, becomes easy. Otherwise this is also we would consider a difficult question for geography, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखने के लिए हैं आपके पास, बट ऑर्गेनाइज कैसे करें उसको, स्ट्रक्चर कैसे करें आंसर को, difficult to think in that moment. Now polity I feel was the best in GS2. डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आए ढेर सारे, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन छोड़ो, यहाँ पे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मतलब sort of being repeated again and again and again. कैसे? Administrative tribunals, comment on the need of administrative tribunals as compared to the court system, reforms and rationalizations जो भी हो उसके हिसाब से, and then compare and contrast president's power in India and USA. तो ये कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाले हर साल एक क्वेश्चन अपना आता ही है कि भाई कभी इंडिया एंड फ्रांस बोल दिया, कभी इंडिया एंड यूके बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया। दूसरा, ट्रिब्यूनल्स आर डायरेक्टली रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. दिस इज आई थिंक अ क्वेश्चन फ्रॉम 2024 एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2019. तो दो बार आपको डायरेक्टली ट्रिब्यूनल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए कि भाई ट्रिब्यूनल करते क्या है, क्यों है, कैसे है. सो देयरफॉर दैट इज द आइडिया. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम क्यों करते हैं, ताकि हमें समझ आए. एंड द गुड पार्ट अबाउट इट इज कि इसका भी लैंग्वेज उतना ही कॉम्प्लेक्स है जितना इस साल आ रहा है. सो देयरफॉर इफ आई स्पेंड टाइम विद दीज टॉपिक्स, इट बिकम्स ईजियर फॉर मी टू आंसर द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग अप इन द प्रेजेंट. और देखते हैं, सिमिलरली आई थिंक अटॉर्नी जनरल का भी इस साल क्वेश्चन आया है. दिस इज आई थिंक द क्वेश्चन फ्रॉम दिस ईयर 25 and this is the question from 2019. Chief Legal Advisor and Lawyer of the Government of India. Crucial role in guiding the legal framework of Union Government, ensuring sound governance through legal counsel. Discusses responsibility, right and limitation. तो टॉपिक आपके बार बार वही बेसिक रिपीट होता है पॉलिटी में, विच इज वाई पॉलिटी इज द बेस्ट प्लेस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढेर सारे करके जाओ. गवर्नेंस में आई थिंक थोड़े हार्डर क्वेश्चन आए थे. हार्डर क्वेश्चन क्यों? क्योंकि बोलने को ई गवर्नेंस इज समथिंग दैट्स रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, बट यहाँ पे यू हैव टू एक्सप्लेन दैट देयर इज अ बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन रादर देन यूजर सेंट्रिक डिजाइन. सो व्हाट इज द क्वेश्चन ट्राइंग टू आस्क? द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क यू कि भाई जनरली क्या होता है ना ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स में इंडिया में, दैट इट इज नॉट फॉर द पीपल. ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स इन इंडिया हैपन सो दैट द गवर्नमेंट्स जॉब बिकम्स ईजियर, राइट? यहाँ पे आप कितने सारे एग्जाम्पल ले सकते हो कि लेट्स से इफ यू एवर लॉग्ड ऑन टू द EPFO पोर्टल, तो इट इज़ अ मेस कि भाई पता नहीं कहाँ की चीज़ कौन सी है, कैसा है, क्या है, समझ ही नहीं आता है कभी कैसे करना है. मतलब और छोड़ो, UPSC के लिए रजिस्टर किया था, UPSC का फॉर्म भरने के लिए क्या हो गया, कभी OTP नहीं आ रहा है, कभी तुम लॉगिन नहीं कर रहे हो, कभी सर्वर डाउन हो जा रहा है. बोलने को हाँ जी हमने ई गवर्नेंस कर दिया है, बट जो यूज़र का एक्सपीरियंस है दैट इज़ नॉट एट ऑल ग्रेट. इफ यू अंडरस्टूड दिस आंसर इज डूएबल, बट इन दैट मोमेंट प्रेशर सिचुएशन में 7 मिनट में आपको ये करना है, तो देन इट कैन बी स्लाइटली ट्रिकी. बट अदरवाइज वंस यू अंडरस्टूड कि भाई अच्छा ये चीज़ पूछी गई है, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि हाँ भाई इतनी सारी चीज़ें होती हैं. लेट्स से मैरिज रजिस्ट्रेशन है, आप कर लो, रिजेक्ट हो जाएगी, फिर वो दोबारा जाओगे, फिर करोगे, मतलब मैरिज छोड़ो, मतलब पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन ले लो, 10 चीज़ें आपको एग्जाम्पल मिल जाएगी विच यू कैन यूज इन दिस पर्टिकुलर केस इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, राइट? तो सोशल जस्टिस पे आते हैं. तो दिस वाज आई थिंक इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशल कैपिटल, तो विमेन सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी. कि भाई हाउ डज women who are already well to do
and who have already achieved something, who have some standing in society, that is social capital, right? कि भाई आपकी समाज में इज्जत है, आप कुछ कहते हो तो सुनी जाती है, मानी जाती है. How does that help in advancing empowerment and gender equity? तो अगर social capital आपको clear है, I think connection आप बैठा सकते हो. बट अगर उस मोमेंट पे यहीं पे आप कंफ्यूज हो गए तो फिर आप जेनेरिक पॉइंट्स लिखोगे, यहाँ पे जेनेरिक आंसर नंबर मिलेंगे और फिर दैट इज वेयर पीपल लूज आउट. सो देयरफॉर दिस इज सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस वाला जो पार्ट है हमारा स्लाइटली टफर. क्यों? क्योंकि इंटरकनेक्शन बिटवीन मल्टीपल कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, 3 कॉन्सेप्ट आपके एक लाइन के क्वेश्चन में इन्होंने दे दिए, विच मेक्स दिस लाइक स्लाइटली हार्डर टू अटेम्प्ट इन द मोमेंट. राइट. सो आईआर के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आईआर में this question you can call tough for the simple reason that India Africa के बारे में आपको पता होगा. India Africa digital partnerships is achieving mutual respect, co-development and long term institutional partnerships. India Africa के बारे में पता है बहुत सारी चीज़ें, बट डिजिटल पार्टनरशिप अब इसमें क्या है स्पेसिफिक, मे बी मतलब यू हैव सम आइडिया, बट लाइक डिफिकल्ट है बिकॉज बहुत ही कम इसके एग्जाम्पल्स हमको मिल रहे थे जब हम डिस्कस भी कर रहे थे. Now, at the same time, is achieving mutual respect, co-development and long-term institutional partnerships. इसमें अब do I give the example of China or not? कि भाई चाइना के कॉन्ट्रास्ट में हम इसको कर रहे हैं. So this is trying to present India as an alternative development partner in the African Union. That is something again जो आप इसमें सोच सकते हो. But again, टाइम प्रेशर में स्पेसिफिक आपको चीज़ें याद आए मुश्किल है थोड़ा, जिस कारण से इसको टफ बोल सकते हैं. This on the other hand is more direct. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल ही रही हैं. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड अमेरिका फर्स्ट एंड देन आत्मनिर्भर भारत. तो बहुत सारी चीज़ें सॉवरन नेशनलिज्म के सेंस में चल रही हैं. सॉवरन नेशनलिज्म बीइंग दैट नेशन फर्स्ट एंड उसके बेसिस पे आपकी फॉरेन पॉलिसी चल रही है. मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगेन वन ऑफ दोज थिंग्स दैट वी हैव रेड अ लॉट अबाउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि भाई फिर आपका आत्मनिर्भर भारत एंड अमेरिका फर्स्ट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग. So this is still doable. Coming to GS3. So GS3 was, like I said, easier than usual this time around. Why? Because direct आपके questions आए. Explain the factors influencing decision of farmers in selection of high value crops in India. आप बार बार पढ़ते हो कि भाई किस कारण से फार्मर्स हाई वैल्यू क्रॉप्स पे जा रहे हैं, कि भाई MSP हो रहा है, कोई सब्सिडी मिल रही है, कुछ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, कौन सी चीज़ प्रोक्योर हो रही है, मतलब कैश क्रॉप्स क्या बन रहे हैं, आपके फ्लोरिकल्चर एंड योर horticulture and fruits and vegetables, all of these things are coming up. अब इसमें अगर आपके पास cold storage वगैरह चीज़ें आ गई हैं तो those are also aspects. Multiple चीज़ें आप explore कर सकते हो इधर. Agriculture अगर आपने basics किया है, there's a lot that you can write in this answer. Similarly, scope and significance of supply chain management of agricultural commodities. So this is direct syllabus का point है ये. अगर आपने ढंग से सिलेबस देखा है, सिलेबस बेसिस पे तैयारी करी है, यू शुड बी एबल टू डू इट. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, डायरेक्ट कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज है क्या, एंड द रोल ऑफ दिस इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज. कहीं पे भी अगर आपने कार्बन कैप्चर पढ़ा है तो उसका रोल इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज के रिलेशन में ही पढ़ा है. एब्सोल्युटली सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. अच्छे से अगर आप लिखते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल्स बढ़िया बढ़िया देते हो, यू विल स्कोर गुड मार्क्स. राइट. Coming to GS3. Again, absolutely, this is GS3 के internal security वाले aspect में direct questions हैं. अब तक क्या रहता था कि भी internal security में still कुछ combination वाले questions आ जाते थे, but this is तो absolutely direct. Terrorism is a global scourge. How is it manifested in India? Elaborate with contemporary examples. बहुत सारे examples हैं, अभी recent cases हैं हमारे पास. What are the countermeasures adopted by the government? Then Government of India recently stated that left-wing extremism will be eliminated. What do you understand by LWE and how are people affected by it? Direct questions. आपने अगर GS3 पढ़ा है basic भी, तो ये चीज़ें मतलब this is the start of the chapter on left-wing extremism, start of the chapter on terrorism. Basic चीज़ें लिखते हो अच्छे से, बहुत ही बढ़िया है. यहाँ पे diagrams बनाओ, example दो, you'll score well. GS3 में दो some slightly harder questions कि भाई दिस माइट बी कंसिडर्ड अ स्लाइटली हार्डर क्वेश्चंस अगर आपको नहीं पता है कि भाई यहाँ हो क्या रहा है एंड प्रोसेस क्या है. एंड कंसर्न क्यों है यहाँ पे ये, क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं था, ऑल्दो इन केरला देयर वाज द होल कॉन्वर्सेशन कि सी वाटर आ गया था जिसके कारण ग्राउंड वाटर हैड बिकम सॉल्टी, वेल्स में खारा पानी आ रहा था एंड दैट बिकम्स एन इशू. तो वो
इशू क्यों होता है? नंबर वन, बिकॉज ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? सी वाटर का इनवर्ड प्रेशर आ रहा है। इनवर्ड प्रेशर से खारा पानी बन जा रहा है। खारा पानी अब अगर आप निकालते जा रहे हो तो फिर वो और अंदर आता जाएगा। तो इसका सोल्यूशन थोड़ा स्टॉप करना है, पॉपुलेशन प्रेशर को कम करना है, ऑल्टरनेटिव वाटर रिसोर्सेज लेके आने हैं। बट अगेन, इफ यू डोंट नो व्हाट दिस इज, माइट नॉट बी एबल टू डू इट। स्टिल, basically GS3 was relatively easier than normal. GS4 की बात करें तो मोस्टली एज आई सेड बिजनेस एज यूजुअल, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं आए थे। मतलब हमारे जो कोर्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, हर साल 3 कोर्ट्स आपको आते हैं एंड यू हैव टू टेल मी कंटेम्पररी रेलेवेंस ऑफ दोज कोर्ट्स। इन दैट केस आई थिंक अ वेरी गुड आइडिया इज टू थिंक ऑफ इट एज अ मिनी एसे, कि भाई ये टॉपिक है आपका, मिनी एसे इस पे लिखना है आपको 150 वर्ड का। might help you think and brainstorm in more dimensions, because otherwise क्या होता है, people get stuck कि अच्छा भाई क्या कहना कभी कहना क्या चाहते हैं, भाई कभी छोड़ो, तुम बताओ तुमको क्या समझ आया, बाकी चीज़ होती रहेगी। तो देन उस हिसाब से अगर देखते हो तो जनरली कोर्ट वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर भी अटक रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी नो, विल डिस्कस। बट दिस आई थिंक context of contemporary geopolitical conflict, war is diplomacy by other means, Carl von Clausewitz। तो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है, बट इसको कंटेक्चुअलाइज आपको करना है कि भाई रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, या भाई इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वहाँ क्या हो रहा है, या भाई ईरान के साथ जो इश्यूज हो रहे हैं, यूएस के, इजराइल के, फॉर दैट मैटर, व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। तो गिविंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, यू हैव टू कंटेक्चुअलाइज दैट वॉर इज डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स, राइट। एंड रिसेंटली जैसे इंडिया हैज बिन जैसे इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अभी रिसेंटली, तो उसमें डिप्लोमेसी का क्या रोल था, कैसे था। दीज आर एग्जाम्पल से अगर आप इसको लीड करोगे इस आंसर को, यू कैन डू वेल। बट अगर एग्जाम्पल नहीं देते तो फिर ये जेनेरिक कुछ कुछ हो जाएगा, नंबर यहाँ पे नहीं मिलेंगे। सिमिलर एक क्वेश्चन था, इसके अलावा अब ज़्यादा कोई मुझे लगे नहीं कि भाई GS4 में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जो नहीं किए जा सकते थे। ये पर्टिकुलरली क्यों? एथिकल डायलेमास रिलेटेड टू कंट्रोवर्सीज ओवर एनवायरमेंटल क्लियरेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट in sensitive border areas, ecologically sensitive border areas in the country। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे मिक्स एंड मैच हो गए हैं। उसके हिसाब से फिर आपको बताना है कि भाई क्या एथिकल इश्यूज हो रहे हैं फॉर कीपिंग नेशनल सिक्योरिटी इन माइंड। तो इतने सारे कीवर्ड एक ही आंसर में यहाँ पे डाल दिए, तो नेचुरली होता क्या है, आई माइट मिस वन ऑफ देम विच इज़ वेयर आई लूज मार्क्स। बट अदरवाइज GS4 में एथिक्स की केस स्टडीज़ की अगर मैं बात करूँ, लॉन्ग लेंदी बट डूएबल, ऐसा कोई केस नहीं था वहाँ पे जो कि मतलब सॉल्व ही नहीं हो रहा, क्या दिक्कत आ रही है, कैसे आ रहा है। सब में अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करके गए हो बस, यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ देम। सो दैट वाज द जनरल परसेप्शन ऑफ GS 1 2 3 4 दिस ईयर। एंड अब ऑब्वियसली आपका ऑप्शनल के पेपर बचे हैं, तो इफ यू आर गिविंग मेंस एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑप्शनल्स। उसमें कोई इशू है, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज डू लेट अस नो, विल हेल्प आउट एज मच एज वी कैन। एंड विद दैट, ऑल द बेस्ट ऑन योर UPSC जर्नी।